गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग अतीत में दबे पांव पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो में उसकी खुदाई में हमें क्या प्राप्त हुआ है। एक महाकुंड प्राप्त हुआ है जो पक्की ईंटों का बना है और वह महाकुंड किसके लिए प्रयोग होता था? सामूहिक स्नान या किसी अनुष्ठान के लिए। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पृष्ठ संख्या 41 के दूसरे पैराग्राफ से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की, जो गढ़ था उसकी परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कोठार एक बड़ा स्थान जिसे हम गोदाम कह सकते हैं। कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो बनावट है, उसको देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। हम लोग जानते हैं पहले ये आवागमन के साधन क्या होती थी? बैलगाड़ियाँ, पैदल, घोड़े, इस तरह से। किंतु माल ढुलाई का यही एक साधन था उस समय। क्या था? या तो लोग अपने सर पर लाद के उसको ले जाएं या फिर बैलगाड़ियों से, ज़्यादातर बैलगाड़ियों से ही माल की ढुलाई होती थी। इसी तरह ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया, यानी जिस तरह से मोहनजोदड़ो में पाया गया उसी तरह से हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह केवल अपने व्यापार के लिए विख्यात नहीं थी, वह अपनी उन्नत खेती के लिए भी विख्यात थी। वर्षों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, यानी वे खेती नहीं करते थे। वर्षों तक यह माना जाता था। उसका आयात करते थे, यानी कहीं दूसरे सभ्यता वालों से खरीदते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया कि जो पुरानी बातें थी, जो पुराने अंदाजे लगाए गए थे कि सिंधु घाटी वाले केवल व्यापारी थे, व्यापारी वर्ग थे, वो केवल व्यापार करना जानते थे, कृषि कार्य नहीं जानते थे। किंतु अब जो साक्ष्य मिले हैं उससे यह सिद्ध होता है कि वे उन्नत खेती करते थे। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इसके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। जबकि मिस्र और सुमेर जो उसके समकक्ष की सभ्यताएं हैं, मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी का उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। हम लोग जानते हैं खरीफ और रबी की फसलें होती हैं, तो रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तरयुग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। यानी जैसे जैसे रेगिस्तान का विस्तार होता गया वह सभ्यता क्या हुआ? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि यह सभ्यता का तरयुग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। यानी जैसे जैसे रेगिस्तान का प्रसार होता गया यह क्या हो गया? सूखने लगा। इसके जो खेत थे उसके जद में आ गए। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खरबूज, तरबूजे और अंगूर उगाते थे, यानी अच्छी खासी कृषि होती थी। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। कि बाकी सब फसलों के तो बीज हमें वहाँ खुदाई में मिले हैं, पर कपास के बीज नहीं मिले, पर सूती कपड़ा मिला है। हो सकता है वे लोग कहीं से
कपास खरीद के लाते हो और सूती वस्त्र बनाते हो। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। छाल्टी यानी लीलन और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है कि हम लोग जिसे क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो कहते हैं, उसका जो मेसोपोटामिया के शिलालेख है वहाँ मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। हो सकता है इसका नाम उस समय मेलुहा हो। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला हुआ बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जो जानकार हैं वे कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। यानी जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि लेखक एक एक करके बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें खुदाई से मिली हैं और उस समय वो किस तरह से रही होंगी। यानी हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो काफ़ी विकसित सभ्यता थी। इस चीज़ों को पढ़कर जानकर हम लोग यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस जमाने में वह अपने आप में एक संपूर्ण विकसित सभ्यता थी। गढ़ की 4 दीवारी लांघ कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीले पर बनी है, इसलिए इसे नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे जमीन में जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। यानी धीरे धीरे हम लोग क्या जानते हैं कि मिट्टी का कटान हुआ होगा और कुएं चूंकि जो पत्थरों से बने थे तो मीनारों की शक्ल में ऊपर रह गए, लेकिन नीचे से मिट्टी हटने से वो ऊपर रह गए और जमीन नीचे होती गई। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। यानी पहले क्या था कि पूरब में जो लोग रहते थे वो अमीर लोग रहते थे, किंतु अभी क्या व्यवस्था देखने को मिलती है कि पूरब में गरीबों की बस्तियां होती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उलट था। यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं, मोहनजोदड़ो सभी खंडहरों में खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। जैसे डीके हल्का, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है, यानी काफ़ी चौड़ी है। मोहनजोदड़ो के 3 तरफ के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, यानी 3 तरह के वाहनों के जो प्रमाण मिले हैं वे हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं, यानी अच्छी खासी चौड़ी सड़क है। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, यानी बाजारों को जोड़ती हैं ये चौड़ी सड़कें। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग बाकी का भाग पढ़ेंगे।